हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं सब आप लोग। दोस्तों, हर बार जो एनडीए के पेपर होता है उसमें जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट होता है, जिसको जीके भी बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। क्योंकि वो साइंस तो पढ़े होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े होते हैं, इंग्लिश पढ़े होते हैं, परंतु जनरली वो जनरल स्टडीज़ से वो दूर होते हैं, या फिर जनरल स्टडीज़ इतना पढ़े होते हैं कि उसको बहुत डीपली उसको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता। लेकिन यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें जनरल स्टडीज़ पर विशेष फोकस होता है। ये जनरल स्टडीज़ जो है बहुत सिंपल नहीं होते, इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी डीपली होते हैं। लेकिन आपको जनरल स्टडीज़ एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर बनाना ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज मैं एक प्रयास करने जा रहा हूँ ताकि आपको जनरल स्टडीज़ में आपको कोई ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। और हालांकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड नहीं होते, परंतु इन क्वेश्चन को आप देख करके पैटर्न आप समझ सकते हैं। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, परंतु उसके जो वैरायटीज़ अलग अलग होते हैं, वो सब किस तरह से होगा हम लोग आज पेपर के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि एनडीए के क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक एक अलग अलग सीरीज़ में धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एनडीए अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ 2019 में, जो एनडीए एग्ज़ाम 2 था, उसके जो मैंने एक सेट ए का जो पेपर निकाला हुआ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके जो क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन जो 101 नंबर से शुरू होता है, उसको हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में दिया गया है। तो आप लिए यदि मान लो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को ये चाहिए कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं बीच बीच में आपको हिंदी में पूरा सब बताते रहूँगा। लेकिन यदि मान लो आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में ही आप पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि आप यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल। ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है दोस्तों कि इसमें अधात्विक खनिज कौन सा है। तो ऑप्शन ए आयरन दिया हुआ है। आयरन डेफिनेटली एक धात्विक खनिज है, क्योंकि आयरन से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है या विद्युत चालन होता है इसमें। सी ऑप्शन को देखते हैं तो कॉपर से भी जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और बॉक्साइड एक मिनरल है जो जिसमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है, तो ये भी एक मेटेलिक कंपोनेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइका होगा। आंसर जो है बी होगा, क्योंकि माइका इसको अभ्रक भी कहा जाता है हिंदी में। तो अभ्रक एक नॉन मेटेलिक या फिर अधात्विक खनिज है जिसमें से विद्युत का चालन नहीं होता। इसलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में जो है एक थीन लेयर बनाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है एक विरोधी उत्पन्न किया जा सके, इसलिए जो माइका का यूज़ किया जाता है। तो माइका इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 102 नंबर का प्रश्न ये पूछता है कि उत्तर भारत में रबी फसल इनमें से कौन सा रबी फसल होता है। राइस, बाजरा और बार्ले मतलब होता है जौ और रागी। तो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आखिर रबी फसल होता क्या है। रबी फसल वो फसलें होती हैं जो ठंडी यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। दोस्तों आज से 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खुदाई हुई तो दो प्रमुख खाद्यान्न वहाँ पर मिले हैं। उनमें से पहला था गेहूँ और दूसरा था जौ। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादातर गेहूँ और जौ का सेवन करते थे। तो आखिर ऐसा क्यों था। क्योंकि पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत की ओर जब आप आगे बढ़ोगे तो गेहूं और जौ का जो फसल में जो है वृद्धि होते जाती है। इस तरह से उत्तर भारत में भी जो है गेहूं और जौ की फसल सर्वाधिक होती है। गेहूं और जौ को कम पानी की आवश्यकता होती है और सूखा एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो फसलें हैं एक रबी फसल कहलाती है और ये ठंड के मौसम में जनरली बोई जाती है। बार्ले या जौ एक रबी क्रॉप है। इसको पनपने के लिए बहुत ही कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस चित्र में बार्ले प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इसका ज़्यादातर फसल जो है पूरा उत्तर भारत में ही होता है। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है दोस्तों, इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि राइस, रागी और बाजरा को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इनके फसलों, ये जो फसल जो होते हैं वो एक वेट क्लाइमेट में पैदा होते हैं। तो अत्यधिक बारिश जो होती है वो रबी क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खरीफ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि राइस, बाजरा और रागी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए खरीफ क्रॉप हैं, और बारले जो कि जौ हैं उसको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो रबी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 जो है वो उत्तर पश्चिम यूरोप ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र होता है, और नदियां जो है किस प्रकार से जाकर के समुद्र में मिलती है ये एक पैटर्न पर आधारित होता है। ये एक दूसरे से कैसे मिलते हैं एक पैटर्न होता है। ये करीब 10 से 12 प्रकार के पैटर्न होते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा या फिर मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा इस बात को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका मैं डायरेक्ट उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, ये बॉर्बेट पैटर्न पर आधारित जो है ड्रेनेज सिस्टम होता है। बॉर्बेट पैटर्न का मतलब होता है कांटेदार पैटर्न। यूरोप में बहने वाली, पश्चिमी यूरोप में बहने वाली डेन्यूब नदी जो होती है वो एक बॉर्बेट पैटर्न या कांटेदार पैटर्न का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अपने स्टूडेंट को हर बार ये क्वेश्चन देता हूँ, ये हर बार आता है पेपर में, जो ओशियनिक करंट के बारे में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा वार्म करंट है और कौन सा कोल्ड करंट है। आप इसको सिर्फ सेपरेटली याद कर लेते हैं कौन कौन सा वार्म करंट है और कौन कौन सा कोल्ड करंट है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया, एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट में। तो इसमें दोस्तों इस इमेज में अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में आपको साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट दिखाई दे रही होगी, जो कि एक प्रकार की कोल्ड करंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं कि पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदरगाह कौन से नदी के डेल्टा में स्थित है। तो पहला बात तो एक बात याद रखिएगा मित्रों कि जो भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली सारी की सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा को छोड़ करके अधिकांश नदियाँ भारत की डेल्टा बनाती हैं। उनमें से महानदी भी जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वो, और ये महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलती है, और इसी के डेल्टाई क्षेत्र जो होता है इसमें आपको एक चिल्का झील भी इसी महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में पारादीप बंदरगाह स्थित है। पारादीप बंदरगाह के पास ही चांदीपुर है, जहाँ जिसे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से हम लोग 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, या किसकी थ्योरी पर आधारित है यह क्वेश्चन है। इसी बिग बैंग थ्योरी में बताया गया कि समस्त आकाश गंगाएं, जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई देते हैं वो सब के सब एक पिंड के रूप में थे, और उसमें एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग नाम दिया गया। इस बिग बैंग थ्योरी से यह भी पता चलता है कि जितने भी तारामंडल और सौरमंडल दुनिया में स्थित हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसी से हमको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें पूछा गया है कि गांधी जी जो है इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास जो होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल लेबर जो थे उनके लिए उन्होंने कौन सा सत्याग्रह किया था। तो इसका पहला जो ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 1917 में चंपारण जो बिहार के पास एक स्थान है वहाँ पर गांधी जी ने किसान लोगों के लिए आंदोलन छेड़ा था। लेकिन 1918 में दो आंदोलन गांधी जी ने किया, एक खेड़ा था और एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ वो भी एक किसान आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था, नाम से स्पष्ट है, अहमदाबाद जो इंडस्ट्रियल जो वर्किंग क्लास पर्सन लोगों के लिए गांधी जी ने इसको रखा। इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा और चंपारण तीनों सत्याग्रह में उन्होंने अंग्रेज़ों को झुका दिया, और इसके कारण उनका नाम जो है काफ़ी प्रचलित हो गया भारत में।
इसमें जो चौथा ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का श्रेय जो जाता है वो लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत मिल मालिकों द्वारा बढ़े हुए भत्ते को वापस लेने के विरोध में हुआ था। सन 1917 में अहमदाबाद में फ्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को बोनस दिया जाता था, जो कि सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इसका जो है मिल मजदूरों ने विरोध किया। गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अहिंसात्मक एक कार्रवाई की और जो 35% बोनस की मांग की मजदूरों के लिए। इस गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और अंततः मिल मालिक जो है इसके गांधी जी के सामने झुक गए और 20% भत्ता देने को राजी हो गए। इससे जो है मजदूरों का उत्साह में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वीरासीवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। इसका जो पहला पॉइंट है, द वीरासीवा मूवमेंट वॉज लेड बाई अ ब्राह्मणा नेम्ड बसवन्ना, a minister in the court of the Kalchuri ruler in the 12th century। तो इसमें एक नाम आया दोस्तों, इसका नाम है बसवन्ना। बसवन्ना के बारे में जानते हैं दोस्तों। बसव 12वीं सदी में कर्नाटक का एक महान सामाजिक सुधारक हुआ था। इसका विवाह गंगाम्बिके देवी नाम के एक जो है कन्या से हुआ। इनके ससुर जी जो थे वो कलचुरी राजा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बसव ने कलचुरी राजा बिजाला जिसका नाम था, उनके पास अकाउंटेंट की पोस्ट में नौकरी की थी। राजा जो था वो बसव की बहन से शादी कर लेता है और बसव को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेता है। तो आपको इस तरह से पहला जो आंसर है वो सही प्राप्त होता है कि पहला जो ऑप्शन जो है, जो कल्चुरी मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द कल्चुरी रूलर इन द 12th सेंचुरी, तो ये 12वीं सदी में कल्चुरी राजा का मंत्री जरूर होता है। दोस्तों बसवन्ना शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। ये शिव भगवान के इन्होंने वीर शैव धर्म को अपनाया। वीर शैव धर्म भारत का 12वीं सदी में बसव ने अनेक सामाजिक कार्य किए, जिसमें विधवाओं का पुनर्विवाह भी शामिल था। इस तरह से दूसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाई होता है, इसलिए 108 का सही आंसर होगा। बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में यह क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द 6 years ऑफ द वेलेस्ली एडमिनिस्ट्रेशन द आर्मी अकाउंटेड फॉर द 42.5% ऑफ द कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को मार डाला, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। लेकिन इससे भी बढ़कर लॉर्ड वेलेस्ली को सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि के लिए याद किया जाता है। यह सहायक संधि इनकी राजाओं के साथ हुआ करती थी। सहायक संधि देसी राज्यों के बीच होती थी। इसमें देसी रियासतों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसका कमान अंग्रेजों के हाथ में था। इसके एवज में अंग्रेज जो थे वो देसी रियासत के राजाओं से किराया वसूलते थे। वेलेस्ली ने ये कदम इसीलिए उठाया था ताकि सैनिकों के ऊपर जो खर्च हो रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके। तो यह पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत हो जाता है कि जो 42.5% ऑफ द कंपनीज टोटल जो एक्सपेंडिचर थे वो सैनिकों के ऊपर खर्च होते थे। वो तो अपने सैनिकों पर बहुत कम खर्च को बहुत कम कर दिया था और ज़्यादातर खर्च को जो है दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया था।
तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। इसने सभी राजाओं को अपने अधीन रहने को कहा, बदले में ये आश्वासन दिया कि उनके आंतरिक मामलों में वो किसी भी प्रकार के दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, पहला ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 और 111 जो क्वेश्चन है वो दोनों इंटरनेशनल अफेयर्स पर आधारित हैं। इसमें जो ये रशिया रिवॉल्यूशन के बारे में है और 111 भी जो इंटरनेशनल अफेयर्स ही है। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएगा, क्योंकि ये वीडियो में इसको डालेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड टेरिटरी ऑफ इंडोनेशिया इज़ नॉट टच्ड बाय द इक्वेटर। भूमध्य रेखा इनमें से कौन से स्थानों से होकर, इनमें से कौन सा एक ऐसा जगह है जहाँ से होकर के नहीं गुजरता। ये जनरली थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन हो, डेफिनेटली इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक कंट्री के बारे में नहीं पूछा है, उन कंट्री के जो 4 अलग अलग आइलैंड है वे कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये इन सब की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आपके सामने में ये इंडोनेशिया का मैप है, जिसमें जो 5 जो मेजर इसके आइलैंड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जो है सुमात्रा, बोर्नियो, सुलावेशी एंड जावा, ये तो 4, इसमें से कुछ कुछ ऑप्शंस आपके इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। जो आप यहाँ पर भूमध्य रेखा के बारे में बताया तो नहीं गया है, इक्वेटर के बारे में, पर यहाँ जो कर्सर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इस कर्सर को देखते जाइए कि सुमात्रा से होकर के इस तरह से निकलता है, सीधा सीधा होगा। तो ये बोर्नियो से होकर जाता है। याद रखिए बोर्नियो को कालीमंटन आइलैंड भी कहते हैं। कालीमंटन तो ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे नंबर के ऑप्शन में आपके। तो ये सुमात्रा, कालीमंटन और सुलावेशी से होकर के ये इस तरह से चला जाता है। तो जावा जो आइलैंड यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जावा, इस जावा को बिल्कुल भी भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती। इसका तो सही आंसर होगा जावा। सो स्टूडेंट्स, इससे आगे का प्रश्न जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और होपफुली मेरा ये प्रयास जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं इसको और रोचक ढंग से आपके सामने लाने का प्रयास लगातार करते रहूँगा। यदि आप लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनको सबको शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।